नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। और रिसेंटली हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है रेजिडेंशियल स्टेटस को स्टार्ट किया था। हालांकि रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़ा हुआ आज का हमारा दूसरा क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको वन बाय वन करके डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात करते हो आज की क्लास की, तो आज की क्लास के अंदर हम आपके सेक्शन 6 सबसेक्शन 8 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। जरा गौर फरमाइएगा, इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था अगर आप लोग किसी भी पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो यहां पर आपको पढ़ना है आपका सेक्शन नंबर 6, जहां पर आपको पर्सन से जुड़े हुए तमाम प्रोविजन देखने को मिलेंगे। चाहे बात आप इंडिविजुअल की कर लीजिए, चाहे बात आप लोग एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कर लीजिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कर लीजिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की कर लीजिए, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन की कर लीजिए, कंपनी की कर लीजिए, फर्म की कर लीजिए, या तो लोकल अथॉरिटीज की कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 6 के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके 1 से लेकर के 14 तक सबसेक्शन देखने को मिलेंगे, जहां पर बुनियादी तौर पे हम लोगों ने सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 6 को पढ़ा, जहां पर आपने समझा कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। इसी कड़ी में अगर आप लोग सबसेक्शन 7 की बात करते हो, तो सबसेक्शन 7 के अंदर हम लोगों ने बुनियादी तौर पे समझा कि एक टर्म होता है जिसको आप लोग डीम्ड रेजिडेंट के नाम से जानते हो। डीम्ड रेजिडेंट के लिए कंडीशंस क्या होती है, एग्जैक्टली किस इंडिविजुअल को आप लोग डीम्ड रेजिडेंट कह करके चलने वाले हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, इस सबसेक्शन की अगर आप लोग बात करते हो, दैट इज द सबसेक्शन नंबर 8, तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स उसी डीम्ड रेजिडेंट का एग्जम्पशन आपको देखने को मिलेगा। माने जो आपका डीम्ड रेजिडेंट वाला कंडीशन है ना, वो हर एक इंडिविजुअल के केस में लागू नहीं होगा। यहां पर आपको बुनियादी तौर पे एक एग्जम्पशन देखने को मिलेगा, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 6 के सबसेक्शन 8 के अंदर देखने को मिलता है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये आपका सबसेक्शन क्या कहता है। इसके अंदर लिखा हुआ है, सर सेक्शन 6 सबसेक्शन 8 आपका डील करता है विद द एग्जम्पशन टू द डीम्ड रेजिडेंट प्रोविजन कंटेंट इन द सेक्शन 6 सबसेक्शन 7। समझ में आया? सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 के अंदर डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन दी गई है, उनका ये क्या करता है सर, आपका एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। और अकॉर्डिंग टू दिस सबसेक्शन आप लोग जरा गौर फरमाइएगा, ये कहता है सर आपका सबसेक्शन 7 जो है ना, shall not apply to an individual who is resident in India for a tax year under the section 2 subsection 6। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिएगा। ये कहता है जो आपने सबसेक्शन 7 पढ़ा है, माने जो आपने डीम्ड रेजिडेंट का कंडीशन पढ़ा है ना, वो उस इंडिविजुअल के ऊपर काम नहीं करेगा, उसके ऊपर लागू नहीं होगा जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर क्या हो चुका है, रेजिडेंट हो चुका है फॉर ए टैक्स ईयर। समझ में आया? माने कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो इंडिया के अंदर रेजिडेंट है, ठीक है, अगर वो साथ साथ डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन को भी फुलफिल करता है, तो वहां पर आप लोग डीम्ड रेजिडेंट वाला सबसेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये कहां पर लिखा हुआ है सर, ये आपका सेक्शन 6 सबसेक्शन 8 के अंदर लिखा हुआ है। समझ में आया? तो यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, ये जो डीम्ड रेजिडेंट वाला केस है ना, ये केवल उन्हीं इंडिविजुअल के ऊपर लागू होगा जिनका एक तरीके से जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हिंदुस्तान के अंदर ड्यूरिंग ए टैक्स ईयर रेजिडेंट नहीं है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन है, तो जरा गौर फरमाइएगा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 क्या बताता है सर, डीम्ड रेजिडेंट से जुड़े हुए रूल या कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है। इट कैन डीम एन इंडियन सिटीजन टू बी रेजिडेंट वेयर द स्पेसिफिक कंडीशन रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, टैक्स लायबिलिटी इन अनदर कंट्रीज एंड इनकम एक्सीडिंग 15 लाख सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा था अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, अगर किसी और कंट्री के अंदर है, अगर वो हिंदुस्तान के डॉक्यूमेंटेशन के बिहा पे अगर वहां पर टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन अगर उसका जो इनकम है इंडियन सोर्सेज से 15
लाख को एक्सीड कर जाता है तो उसको आप लोग क्या कहते हो सर? उसको आप लोग डीम्ड रेजिडेंट मान करके चलते हो। यही तो आप सभी ने पढ़ा था ना। तो ये आपका सबसेक्शन 7 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। हाउएवर सेक्शन 6 सबसेक्शन 8 सेज दैट द सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 विल नॉट बी अप्लाई इफ द इंडिविजुअल इज ऑलरेडी द रेजिडेंट। समझ में आया? अगर आपका इंडिविजुअल है, अगर वो ऑलरेडी क्या हो जाता है? रेजिडेंट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या अप्लाई नहीं कर सकते हैं? डीम्ड रेजिडेंट वाला कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो मोटा मोटा आप लोग ये पढ़ करके चले कि भाई साहब अगर कोई भी इंडियन रेजिडेंट का स्टेटस रखता है इंडिविजुअल, तो वहां पर भले ही वो डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन हम लोग उसके ऊपर डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन को अप्लाई नहीं करने वाले। इज इट क्लियर? तो इसको आपको जरा गौर फरमाना है। ये बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन है, इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार गो थ्रो करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे जरूरी आर्टिकल स्टार्ट होने वाला है। सर इंडिविजुअल का केस हमने पढ़ा, आपका डीम्ड रेजिडेंट का केस हमने पढ़ा, लेकिन व्हाट अबाउट द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन? ठीक है, तो जरा गौर फरमाइएगा। अगर आप लोग बात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की करते हो, अगर बात आप फर्म की करते हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की करते हो, तो इनसे रिलेटेड अगर आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन माय डियर फ्रेंड्स आपको कहां पर देखने को मिलेगा? आपके सेक्शन 6 सबसेक्शन 9 के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर लीजिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर लीजिए या फर्म की बात कर लीजिए, अगर आपको इनके रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना है, तो इनका एक्सप्लेनेशन आपको इंडियन जो आपका टैक्स एक्ट 2025 है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, उसके सेक्शन 6 के सबसेक्शन 9 के अंदर देखने को मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर तीनों के रेजिडेंशियल स्टेटस को अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हो, तो तीनों का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो किस बिहा पे फाइंड आउट किया जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर। समझ में आया? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर के बिहा पे आप लोग इसको या तो रेजिडेंट बोलोगे या तो नॉन रेजिडेंट बोलोगे। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, इन तीनों के केसेस की अगर आप लोग बात करते हो, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं? आपका सी एंड एम कह रहा हूं। सी एंड एम का मतलब मैं सिंपल किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मान लीजिए आपका इंडिया के अंदर है, अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वो पार्शियली है या फिर होली है, यानी कि कंप्लीटली इंडिया में है या उसका कुछ हिस्सा इंडिया से है। ठीक है, अब दूसरा सीन क्या बन सकता है? सर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है? आपका आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, अगर यहां पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, तो उस पर्टिकुलर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, उस पर्टिकुलर फर्म को, या तो आप लोग उस पर्टिकुलर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को क्या बोल करके चलोगे? रेजिडेंट बोल करके चलोगे। लेकिन अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली आउटसाइड द इंडिया है, तो आप लोग उसको क्या बोल करके चलोगे? नॉन रेजिडेंट बोल करके चलोगे। इज इट क्लियर? तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा, यही जानकारी यहां पे दी गई है। क्या लिखा हुआ है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म और ए अनदर पर्सन सॉरी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज रेजिडेंट। ये क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? रेजिडेंट होगा इंडिया के अंदर, अनलेस, अनलेस का मतलब जब तक, ध्यान दीजिएगा, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड द इंडिया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। समझ में आया? अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स अगर इंडिया से बाहर है कंप्लीटली, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इनका जो स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन 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 अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो अफेयर्स है, अगर वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान से ताल्लुकात रखता है, इंडिया से ताल्लुकात रखता है, तो वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? वो आपका रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहां पे लिखी हुई है। सो द टेस्ट इज एसेंशियल बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। समझ में आया? तो यहां पे आप लोग किस बिहा पे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हो? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बिहा पे आप लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 9 का ताल्लुकात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन से रहने वाला है। और यहां पर कंप्लीटली केवल एक लाइन में डिफाइन कर दिया, अगर आपके
बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स किसी भी तरीके से कितना भी हिस्सा हिंदुस्तान के अंदर है तो यू आर द रेजिडेंट, और अगर आप लोग कंप्लीटली आउटसाइड द इंडिया है तो आप लोग क्या कहलाओगे, नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल को पढ़ लिया, आपने एचयूएफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को पढ़ा। अब बात किसकी आती है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कंपनी की आती है। अब आप लोग कंपनी के अंदर सारी कंपनीज की बात करते हो, कंपनी चाहे आपकी प्राइवेट हो, कंपनी चाहे आपकी एक तरीके से पब्लिक हो। ठीक है, सब कंपनीज की आप लोग बात करोगे। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग बात कंपनी की करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा, कंपनी का ताल्लुकात किससे रहने वाला है। अभी अभी मैंने आपको बताया, कंपनी के अगर आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 10 के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस को अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हो तो अगेन कंपनी में भी यहां पर दो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, या तो कंपनी आपकी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, रेजिडेंट हो जाएगी, या तो आपकी नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है, अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के केस में आपको देखना है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कहां का है। ये जरा ध्यान से समझिएगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब आप लोग मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कहां का लिया हुआ है। अगर वो किसी भी इंडियन एक्ट के अंदर रजिस्टर है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हो तो उसको आप लोग इंडियन कंपनी बोलोगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपका कंपनी क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, रेजिडेंट होगा अगर वो आपका इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, इंडियन कंपनी का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स अगर उसका बुनियादी तौर पे इनकॉर्पोरेशन कहां पर हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। ठीक है, पहली सिचुएशन तो ये है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी कंपनी का पीओएम, ध्यान से समझिएगा किसकी बात कर रहा हूं, पीओएम। पीओएम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या बोल करके चलते हो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेज इन इंडिया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। समझ में है, किसी भी कंपनी का अगर पीओएम माने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर है, इंडिया के अंदर है ड्यूरिंग एनी टैक्स ईयर, तो वो क्या सॉरी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो वो क्या कहलाएगा सर, आपकी कंपनी रेजिडेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेजिडेंट कहलाएगी, रेदर देन वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो कंपनी का रेजिडेंट होना और नॉन रेजिडेंट होना दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो वो आपका इंडियन कंपनी हो, इंडियन कंपनी है तो वो आपका रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या रहेगा सर, उसको उस पर्टिकुलर कंपनी का पोएम, पोएम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर हो, इंडिया के अंदर हो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो वो भी क्या कहलाएगी, वो आपकी कंपनी रेजिडेंट कहलाएगी, रेदर देन आपकी कंपनी क्या कहलाएगी, नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कहां पे दिया गया है सर, सेक्शन 6 के सब सेक्शन 10 के अंदर दिया गया है। समझ में आई मेरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म आई है जिसको एक बार डिकोड कर लेते हैं सर, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की अगर आप लोग बात करते हो तो ये वो प्लेस होता है जहां पर की मैनेजमेंट एंड द कमर्शियल डिसीजन necessary for the conduct of the business of a company as a whole are in the substance made। माने यहां पर ये एक ऐसी जगह है जहां पे एक ऐसी जगह जहां पर आप लोग की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लेते हो किसी भी कंपनी से जुड़े हुए, वो क्या कहलाएगा सर, उस कंपनी का पोएम कहलाएगा। पोएम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की कहानी समझ में आई। कंपनी की कहानी आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 10 के अंदर देखने को मिलती है। कंपनी को आप लोग रेजिडेंट बोल दोगे, कंपनी का स्टेटस रेजिडेंशियल, एक तरीके से कंपनी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट होगा अगर आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है, या फिर अगर आपकी कंपनी का पोएम जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का ताल्लुकात हिंदुस्तान से रहा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। तो यहां तक आज की क्लास के अंदर देखिए, ये वाला जो सेक्शन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार जब हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं ना तो वह यहां पे वो पॉइंट डाल देता है। ठीक है, तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 8 के अंदर सेक्शन जो सब सेक्शन 7 पढ़ा है उसका एग्जम्पशन दिया गया है, दैट्स इट, ये हमने पढ़ा। अब इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 9 के अंदर हमने फर्म की बात की है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात की है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात की है। ठीक है, अब इनका जो अगर आप लोग रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात करते हो तो यहाँ पे आप लोग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर की बात करोगे। कंपनी के अंदर या तो कंपनी आपका इंडियन हो या तो उसका पोएम कहां पर हो, हिंदुस्तान के अंदर हो, तो वो रेजिडेंट होगा, रेदर देन वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका नॉन रेजिडेंट कंपनी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ करके चलना। चले आगे थोड़ा सा बढ़े, अब ध्यान दीजिएगा।
इसके अलावा अगर आप लोग आगे बढ़ते हो तो जितने भी अदर पर्सन रह गए, माने अभी जो स्पेशल केस हमने पढ़ने थे वो पढ़ लिए, अब जितने भी आपके बचे हुए आपके अदर पर्सन है उनका एक्सप्लेनेशन आपको कहां पर मिलेगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 11 के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके पर्सन बच गए उनको हम लोग रेजिडेंट बोलेंगे इंडिया के अंदर, जब तक ध्यान दीजिएगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ए सच पर्सन इज सिचुएटेड होली आउटसाइड द इंडिया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अब ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर भी आपका सेम सिचुएशन है जो आपने एचयूएफ के केस में पढ़ा था। सर एचयूएफ के केस में क्या पढ़ा था, मैंने बताया था यहां पर अगर आप लोग किसकी बात करते हो, आप लोग यहां पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर है तो क्या हो जाएगा सर, रेजिडेंट हो जाएगा। अगर आप लोग यहां पे आउटसाइड द इंडिया की बात करते हो तो क्या हो जाएगा, आपका नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कह रहा है, क्या कहा है इसने, ध्यान से पढ़िएगा, अदर एवरी अदर पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया अनलेस, समझ में आया, वो आपका अनलेस का मतलब जब तक उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड द इंडिया ना चला जाए ना तो क्या कहलाएगा, वो आपका रेजिडेंट कहलाएगा। अगर आउटसाइड द इंडिया चला गया तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ये भी आपको पढ़ना है। अब एग्जैक्टली यहां पर आकर के ना आज की क्लास के अंदर आपने पर्सन को जस्टिफाई कर दिया, पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस को आपने पढ़ा, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। देखिए हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 को पढ़ा, जहां पर मोटी मोटी बातें दी गई थी कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए कैलकुलेट होता है और पर्सन के लिए आप लोग इसको टोटल टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा आपने सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 पढ़ा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पढ़ा, इसके बाद आपने 4 पढ़ा, इसके बाद आपने 5 पढ़ा, इसके बाद आपने 6 पढ़ा। अगर आप लोग टेक्निकली देखते हो तो यहां पे सबसे जरूरी अगर आप लोग बात करोगे तो हमने किसके रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट किया, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट किया। अलोंग विद अगर आपको याद हो तो हमने एक और सेक्शन पढ़ा था, दैट इज अ सेक्शन 6 और सबसेक्शन कितना था, 13 था, ठीक है। अब इस 13 वाले सबसेक्शन के अंदर अगर आप टेक्निकली देखोगे तो यहां पे हमें क्या गिवन था माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपकी एडिशनल कंडीशन गिवन थी, याद आया क्या गिवन था, आपकी एडिशनल कंडीशंस गिवन थी, ठीक है। तो ये सेक्शन तो हम लोग सबसेक्शन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जहां पर आपने इंडिविजुअल की बात की। अब यहां पर अगर आप लोग सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 की बात करते हो तो यहां पे एक टर्म आई जिसको आप लोग क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, आपका डीम्ड रेजिडेंट कहते हो। सेक्शन 6 सबसेक्शन 8 की अगर आप लोग बात करते हो तो ये इसके लिए आपके एग्जम्पशंस की बात करता है, ठीक है। अब सेक्शन 6 9 की बात करते हो तो यहां पे आपने एचयूएफ की बात की है, यहां पे आपने बुनियादी तौर पे फर्म्स की बात की है, ठीक है, एंड आपने यहां पे किसकी बात की है, एओपी की बात की है। इसी तरीके से सेक्शन 6 सबसेक्शन 10 का जो ताल्लुकात है वो किससे रहा है, कंपनी से रहा है। अदर जितने भी बच गए उनका ताल्लुकात कहां पर है, आपका सबसेक्शन 11 से, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं है कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बेसिक चीजें हैं। अगर आप लोग इनको एक बार गो थ्रो करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर सेक्शन 13 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, अब यहाँ पे सबसे जरूरी 11 के बाद आपको कौन सा पढ़ना है, सर आपको सबसेक्शन नंबर 12 पढ़ना है, सोर्स वाइज रेजिडेंशियल स्टेटस। काफी इंपॉर्टेंट बात है, अलग अलग सोर्स होते हैं इनकम के, जैसे सैलरी से हेड जिसको बोलते हो ना, सैलरी से आ गया, कैपिटल गेन से आ गया, हाउस प्रॉपर्टी से आ गया, इसके अलावा IFS जो हो गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, अलग अलग सोर्स होते हैं हमारे पास इनकम के। तो जरा गौर फरमाइएगा, अगर कोई भी पर्सन, ध्यान से समझिएगा, ये जो सेक्शन है ना सबसेक्शन 12 क्या कहता है, ए पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया इन ए टैक्स ईयर फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम। समझ में आया, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम की वजह से अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, रेजिडेंट हो जाता है, तो ही शैल डीम्ड टू बी रेजिडेंट, उसको हम लोग क्या मान करके चलेंगे, डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान करके चलेंगे इन इंडिया फॉर द टैक्स ईयर फॉर द ईच ऑफ हिज अदर सोर्स ऑफ इनकम। समझ में है, यानी कि एक बार वो रेजिडेंट हो गया है, चाहे किसी भी सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लीजिए, एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी अगर वो रेजिडेंट हुआ है ना, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या मान करके चलेंगे, जितने भी आपके अलग अलग सोर्सेज है ना उनके लिए भी वो आपका डीम्ड रेजिडेंट रहेगा। अब ऐसा क्यों किया गया, कई बार क्या होता है, जैसे एक सोर्स है, उस सोर्स के लिए मैं रेजिडेंट हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर दूसरे सोर्स में मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो रहा है तो मैं अपनी इनकम को वहां पे ट्रांसफर कर लूंगा। तो इस चीज से बचाने के लिए ना यहाँ पे ये आपका सेक्शन है, दैट इज द सेक्शन 6 और सबसेक्शन 12, जिसका ताल्लुकात रहेगा सोर्स वाइज रेजिडेंशियल स्टेटस से, ठीक है।
पढ़ लीजिएगा इसको, काफी अच्छा सा है, छोटा सा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 6 सबसेक्शन 14 के अंदर आपको दो तरीके की इनकम देखने को मिलती है। वैसे इनकम है ना दो तरीके की होती है, ठीक है। अब इनकम कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। एक को आप लोग क्या बोलते हो? इंडियन इनकम बोलते हो। एक को आप लोग क्या बोलते हो? फॉरेन इनकम बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने कहा फॉरेन इनकम की ये डेफिनेशन है, अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है तो फॉरेन इनकम, रेदर देन वो आपकी क्या हो जाएगी? इंडियन इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब ये इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम का कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होगा? सर रेजिडेंशियल स्टेटस के बिहार पे एग्जैक्टली आपकी कौन सी इनकम कितनी टैक्सेबल होगी, इसका भी तो जिक्र हमें करना है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 14 हमें बताता है कि इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स, ये किसको बताता है? इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स को बताता है। अगर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो एक्रू है और अराइज है आउटसाइड द इंडिया, समझ में है? एक्रू या अराइज, ठीक है ना, या तो कमाई गई है या आपको मिली है, ठीक है। कहां पर रिसीव हुई है? आउटसाइड द इंडिया, इज नॉट डीम्ड टू इज नॉट डीम्ड, ध्यान दीजिएगा, इट नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है ना। एंड तीसरी कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट टू स्टेटरी एक्सेप्शन, इज नॉट इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया और ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन है, अगर वो इंडिया के अंदर कंट्रोल हो रहा है या सेटअप हो रहा है, वो इनकम भी क्या मानी जाएगी? इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं कि आपकी इनकम अगर एक्रू और अराइज हुई है आउटसाइड द इंडिया, या इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, या अगर आप लोग कहेंगे इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया और बिजनेस सेटअप इन प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा? एग्जम्पशन के अंदर रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपका इनकम है वो एक्रू हुआ है आउटसाइड द इंडिया, अराइज हुआ है आउटसाइड द इंडिया, तो उसको आप लोग क्या बोल करके चलोगे? उसको आप लोग फॉरेन इनकम बोल करके चलोगे। इसके अलावा जो भी इनकम बच गया ना, वो क्या कहलाएगा? वो आपका इंडियन इनकम कहलाएगा, ठीक है। अब इंडियन इनकम क्यों पढ़ना है और फॉरेन इनकम क्यों पढ़ना है? क्योंकि अभी तक हमने ना रेजिडेंशियल स्टेटस को पढ़ा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? देखिए जरा, हमने पढ़ा इंडिविजुअल की। अगर आप लोग बात करते हो तो इंडिविजुअल के केस में जरा गौर फरमाइएगा। देखो इंडिविजुअल के केस में दो रेजिडेंशियल स्टेटस आ गए। एक तो क्या आ गया हमारे पास? आपका रेजिडेंट आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? नॉन रेजिडेंट आ गया। रेजिडेंट के अंदर भी आपका क्या आया? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसके अलावा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल तीन स्टेटस हो गए हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और आपका नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो इनके अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? एक तो ये हमें पढ़ना है, अलोंग विद जितने भी आपके अदर बच गए, पर्सन के अंदर अदर कैटेगरी बच गई, तो वहां पर तो केवल दो ही स्टेटस आपके बनते हैं, एक तो आपका रेजिडेंट बनता है, एक आपका नॉन रेजिडेंट बनता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। इनमें यहां पर एग्जैक्टली कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ये आपका डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम इंडियन इनकम है या तो आपकी फॉरेन इनकम है। जैसे यहां पर अगर आप लोग बात करते हो, अच्छा यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्कोप ऑफ द टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको क्या पढ़ना है? रेजिडेंशियल स्टेटस के बिहार पे आपको स्कोप ऑफ द टोटल इनकम पढ़ना है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 6 के सबसेक्शन 5 के अंदर देखने को मिलेगा। दो सबसेक्शन रहेंगे, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 रहेगा, इसी तरीके से सेक्शन 5 और सबसेक्शन 2 रहेगा, ठीक है। अब सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के अंदर आप रेजिडेंट की कंडीशंस को पढ़ोगे और 2 के अंदर आप लोग नॉन रेजिडेंट की कंडीशंस को पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025 द रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द सेक्शन 6 determine the extent to which an SSC income is included in the total income. Section 5 classified the scope primarily into the resident and the non-resident with a specific rule for the resident and not ordinary resident, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, सिंपल सा मामला है, अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, ठीक है। सेक्शन अगर आप लोग यहां पर 5 की बात करते हो, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 5 और सब सेक्शन कितना है? 1 है। यहां पर आपको पता चलेगा रेजिडेंट वाले केस को लेकर के, ठीक है। अब रेजिडेंट के अंदर भी हमारे पास दो सिचुएशन थी, आपका क्या था? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसके अलावा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अगर आप लोग रेजिडेंट, अगर आपका ये जो स्टेटस है वो कैसा है? रेजिडेंट है, तो यहां पर आप
आपकी ऑल इनकम टैक्सेबल होगी। ध्यान से समझिएगा, आप लोग क्या कहोगे, ऑल इनकम क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टैक्सेबल होगी। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भाई साहब आपने पैसा इंडिया से कमाया हो, आपने पैसा आउटसाइड द इंडिया से कमाया हो, हिंदुस्तान के अंदर सबके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर नियम क्या कहता है, अगर आप लोग रेजिडेंट तो हैं लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, तो यहां पे आपकी जो इंडियन इनकम होगी ना वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। ठीक है, इंडियन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन जो आपकी फॉरेन इनकम है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी फॉरेन इनकम की बात कर रहा हूं। फॉरेन इनकम के अंदर वही इनकम आपकी टैक्सेबल होगी जो आपने किसी बिजनेस से कमाई है या फिर किसी प्रोफेशन से कमाई है, लेकिन उस बिजनेस और प्रोफेशन का कहीं ना कहीं ताल्लुकात किससे रहा है, सर इंडिया से रहा है। चाहे वो आपका डिसीजन लिया हो, चाहे वो कंट्रोल कर रहा हो, किसी भी तरीके से अगर आपकी फॉरेन इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है और जो कहां पर है माय डियर फ्रेंड्स, जिसका ताल्लुकात हिंदुस्तान से है, तो ये जो इनकम है ये आपकी क्या हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, ये इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। ये तो आपका रेजिडेंट वाला केस है जिसकी जानकारी आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 के अंदर, सॉरी सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यही सारी बातें मैंने यहां पर आपके जो बेयर एक्ट से निकाली हुई हैं, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यही बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका रेजिडेंट होता है उसके टैक्सेबल ऑल सोर्सेज से इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। जैसे अगर आपने इंडियन रिसीव किया है, डीम टू रिसीव किया है इंडिया के अंदर, तो इंडियन इनकम हो जाएगा यस। अगर आपकी इनकम एक्रू अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, माने इंडियन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल। अगर आपकी आउटसाइड द इंडिया यानी कि फॉरेन इनकम होगी, वो भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। लेकिन 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 अगर आपका स्टेटस NOR है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो यहाँ पे फॉरेन इनकम इज इंक्लूड ओनली द व्हेन इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया और ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अगर आपका बिजनेस कंट्रोल है इंडिया से या फिर आपका प्रोफेशनल सेटअप है इंडिया के अंदर, तो इसी इनकम को आप लोग क्या मानोगे, केवल और केवल फॉरेन इनकम मानोगे और ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ठीक है, लेकिन अगर आपका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला केस है तो वहां पे सारी तरीके की इनकम आपकी क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। इज इट क्लियर? अब इसी तरीके से यहाँ पे सिंपल सा नॉन रेजिडेंट की बात करते हो, सेक्शन 2 और सॉरी सेक्शन 5 और सबसेक्शन 2 की बात करते हो, तो 5 और 2 के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, सर आपके नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मामला बिल्कुल सिंपल है। अगर आपकी इंडियन इनकम है, ठीक है, तो आपकी इंडियन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी, फुल्ली टैक्सेबल। तो आप लोग क्या कहोगे, आपकी जो इंडियन इनकम है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। व्हाट अबाउट द फॉरेन इनकम? तो याद रखिएगा अगर आप लोग यहां पर फॉरेन इनकम की बात करते हो तो टैक्सेबल नहीं होगी, ये आपका सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 कहता है। इज इट क्लियर? तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ पे ये सारी वही चीजें हैं जो हम लोगों ने आपके पुराने एक्ट के अंदर भी पढ़ी हुई है। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी होगी। ठीक है, यही लिखा हुआ देखिए, अगर आप लोगों का स्टेटस NR है, नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पे आपकी टैक्सेबल होगी इनकम हैविंग द स्पेसिफाइड इनकम इंडियन कनेक्शन। जैसे अगर आपकी इनकम रिसीव हुई है या डीम टू रिसीव है इंडिया के अंदर तो यस, अगर आपकी इनकम एक्रू है, अराइज है या डीम टू एक्रू और अराइज है इंडिया के अंदर तो यस हो जाएगा। अगर आपकी इनकम एक्रू अराइज द आउटसाइड द इंडिया है, माने जो आपकी फॉरेन इनकम है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन था माय डियर फ्रेंड्स, किसको लेकर के, सर आपकी जो इनकम का रेजिडेंशियल स्टेटस है, सॉरी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के बिहाफ पे टोटल इनकम को लेकर के। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने मोटा मोटा कुछ कुछ चीजें पढ़ी जहां पर आपको क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली चीजें किस तरीके से मूव ऑन होती है और एग्जैक्टली कैसे कैसे आपको पढ़ना है। यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग सकता है लेकिन है कुछ नहीं। इस वीडियो को अगर आप लोग 1-2 बार देख लेंगे तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर आकर के आपका जो ये वाला चैप्टर है दैट इज द चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर मेरे पास समय रहता तो मैं आपको अच्छी खासी न्यूमेरिकल्स भी आप सभी के लिए लेके आऊंगा, लेकिन वो सेपरेट सेशन रहेगा। तब तक आपको तमाम सेक्शंस को पढ़ना है, तमाम प्रोविजंस को पढ़ना है और अच्छे से इन तमाम जानकारी को अडॉप्ट करने के ना अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से इनकम टैक्स को हिंदुस्तान के अंदर कंट्रोल किया जाता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक लिए मैं तो सोल दी बायस टिल द कीप लर्निंग।